Hello students, welcome to you all in the 9th part of the first chapter in history, the French Revolution. In previous video, we learnt about the Jacobin Club, the National Assembly, active citizens, passive citizens, and the condition of women in France. But today our topic is the abolition of slavery in page number 21. So let's start the topic. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobean regime was the abolition of slavery in the French colonies. सबसे बड़ी चीज जो जैकोबियन गवर्नमेंट के टाइम पे थी वो था एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच, यानी फ्रांस में जो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी, फ्रांस में नहीं, फ्रांस की जो कॉलोनीज, यानी फ्रांस ने जिन कंट्रीज के ऊपर, जिन पार्ट्स के ऊपर, रीजन्स के ऊपर अपना कंट्रोल किया था, वहां से स्लेवरी को एबोलिश करना, गुलामी को खत्म करना. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, जो कैरेबियन आइलैंड का जो एरिया था, वहां पे उनकी कुछ कॉलोनीज थी फ्रांस की, दैट वर महातिनी, वादलू एंड सैन डोमिंगो. ये 3 कॉलोनीज ऐसी थी फ्रांस की, वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी. ये सारी कमोडिटीज यहां से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए जाते थे. बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. लेकिन जो यूरोपियंस थे वो कैरिबियन आइलैंड के पास, यानी महातिनी, वादलू एंड सैन डोमिंगो, इन जैसी कॉलोनीज में जाना बिल्कुल भी ज्यादा प्रेफर नहीं किया करते थे वो, और वहां से फ्रांस से काफी डिस्टेंट, काफी दूरी पे था, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ लेबर्स हो गया. सो दिस वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. तो इसको पूरा करने के लिए अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू किया गया. किसके बीच? यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका, जिसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है. द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी. इसकी शुरुआत हुई 17th सेंचुरी में. फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डो और नेंटिस टू द अफ्रीकन कोस्ट. तो जो फ्रेंच के जो व्यापारी थे, फ्रांस के जो व्यापारी, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट जिसे आप कह सकते हैं, वो सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डोज एंड नेंटेस. बोर्डो और नेंटेस पोर्ट एरिया है, यहां से ये लोग अफ्रीकन कोस्ट की ओर आया करते थे. वेयर दे बॉट स्लेव्स, जहां से ये स्लेव्स को खरीदा करते थे फ्रॉम लोकल चीफटेन्स. लोकल चीफटेन्स मतलब जो लोकल के जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं किसी कम्युनिटी के, वहां से गरीब लोगों को मजबूरी में कैसे भी ये खरीद के लाया करते थे. ब्रांडेड एंड शेकल्ड, और काफी अच्छे, बिल्कुल मस्कुलर बॉडी उस टाइप में. द स्लेव्स वर पैक टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन. और अटलांटिक ओशियन से उन्हें कैरिबियन आइलैंड लाने तक 3 महीने का समय लगता था. देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स. और कैरिबियन आइलैंड में यहाँ पहुंचने के बाद जो प्लांटेशन ओनर्स थे उन्हें इन्हें बेच दिया जाता था. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. अब यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफी और इंडिगो की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो प्लांटेशन ओनर्स थे, इन्होंने स्लेव्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. एक्सप्लॉइट इन सेंस की अगर आप 8 hours का वर्क इनसे करा रहे हैं, की बात आपने रखी, लेकिन आप 8 hours की जगह पर 12 hours का काम करा रहे हैं. तो इस तरीके से प्लांटेशन ओनर्स ने स्लेव्स का एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया. Now, port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. अब जो आपका बोर्डो और नेंटेस जो पोर्ट एरिया थे, यहां से स्लेव ट्रेड इतना ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ, इतना ज्यादा फैला कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये जो आपके मर्चेंट्स थे, यूरोपियन मर्चेंट्स थे, उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई. थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस. लेकिन फ्रांस में 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में स्लेवरी को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि स्लेवरी के अगेंस्ट बोलना लोगों ने शुरू कर दिया. द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज. आपने इससे पहले वीडियो के 1st 2nd पार्ट में पढ़ा था कि नेशनल असेंबली के बाद द राइट ऑफ मैन एंड के नाम से आपका जो संविधान बना था, उसमें द नेशनल असेंबली ने कई बार डिबेट किया, यानी कई बार इस मुद्दे को उठाया, स्लेवरी के मुद्दे को उठाया, और इस पे क्या किया? नेगोशिएट किया, बातचीत की. इन्होंने ये सोचा जो राइट्स हमने फ्रांस के कॉमन पीपल को दिए हैं, जो ऑलरेडी फ्रांस के ही हैं, तो क्या जो फ्रेंच कॉलोनीज के स्लेव्स हैं, क्या उनको भी इक्वल राइट दिए जाने चाहिए?
लेकिन उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, सिर्फ डिबेट हुआ इस टॉपिक पे, बट इट डिडंट पास एनी लॉ। लेकिन नेशनल असेंबली के द्वारा कोई भी कानून पास नहीं किया गया। वाई? बिकॉज दे फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। क्योंकि फ्रांस के जो ज्यादातर मर्चेंट्स थे यानी वेल्दिएस्ट पीपल थे, उनकी अर्निंग का सोर्स स्लेव थे। तो अगर वो स्लेव्स के अगेंस्ट या स्लेव के फेवर में कोई कानून बना लेते तो शायद फ्रांस के जितने भी मर्चेंट्स हैं वो नेशनल असेंबली के अगेंस्ट हो जाते। तो इस वजह से नेशनल असेंबली ने स्लेव्स के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 नेशनल असेंबली के बाद यानी कि जैकोबियन गवर्नमेंट के अंडर में जो सरकार बनी, जो गवर्नमेंट बनी, द कन्वेंशन, उन्होंने 1794 में लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रांस ओवरसीज पोजीशन, यानी फ्रांस का जहां जहां फ्रांस की कॉलोनीज थी, जहां जहां कंट्रोल था, वहां जितने भी स्लेव्स थे उन सबको 1794 में एक नया रूल बनाया गया और उन्हें फ्री कर दिया गया। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रहा, सिर्फ 10 ईयर्स तक। उसके बाद जब नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब द कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी फॉर्म में आई और डायरेक्टरी के फेलियर के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को पावर में आने का मौका मिला और नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस्ड कराया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नेग्रोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो प्लांटेशन ओनर्स थे उन्होंने अफ्रीका के, स्पेशली साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, उन्हें नेग्रोस करके बुलाया जाता था और एक तरीके से ये डेरोगेटरी माना जाता था, काफी अपमानजनक माना जाता था। और क्यों? क्योंकि प्लांटेशन ओनर्स को इनसे काफी फायदा मिलता था। लेकिन स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848 और लास्ट में 1848 में फ्रांस से स्लेवरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया।